नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एल्विश यादव की। तो एल्विश यादव पर कई तरह के आरोप लगे हैं, पुलिस ने आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी ने भी एल्विश यादव पर निशाना साधा है। मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो अगली रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एल्विश यादव ने सफाई क्या दी है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। एल्विश यादव और उनके साथियों पर नोएडा में रेव पार्टी करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एफआईआर भी दर्ज हो गई है जिसमें एल्विश यादव का भी नाम है। हैरानी की बात यह है कि इन सब पर सांप के जहर की तस्करी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 49 में रेव पार्टी हो रही थी, जिस पर पुलिस पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि घटना के वक्त एल्विश यादव वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, इसमें उनका नाम भी शामिल है। मौके पर पुलिस ने कई सांपों को बरामद किया है और उनके जहर को बरामद किया गया। बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर बात कही गई है। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद और निराधार हैं। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का इस पूरी जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव। और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इधर एल्विश यादव की तरफ से अपनी बेगुनाही को लेकर बात कही गई और साथ ही पुलिस की छानबीन के दौरान पूरा सहयोग करने की बात उन्होंने कही। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जाती है, क्योंकि बता दें कि एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे हैं, सेलिब्रिटी फेस है और काफी वायरल होते रहते हैं। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव और सेलिब्रिटी जो आज बन गए एल्विश यादव पर जो आरोप लगे उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। सांपों के जहर की तस्करी करने के आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज शुरुआत से ही इस खबर पर लगातार बना हुआ है। इसी बीच मेनका गांधी की संस्था ने इस पर एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की है। मेनका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 7 साल का कानूनी प्रावधान इस पर है। एल्विश यादव ही सरगना है, उसे गिरफ्तार किया जाए। देखिए रिपोर्ट। बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि वो एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। एल्विश और उनके साथियों पर नोएडा में रेव पार्टी करने का आरोप लगा है। इसे लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इसमें एल्विश यादव का भी नाम शामिल है। हैरानी की बात यह है कि इन सब पर सांप के जहर की तस्करी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 49 में रेव पार्टी हो रही थी, जहां पुलिस पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि घटना के वक्त एल्विश यादव वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, उसमें उनका भी नाम शामिल है। मौके से पुलिस को कई सांप भी बरामद हुए और सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई
उनके अनुसार यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा एनसीआर के फार्म हाउसों में अन्य यूट्यूबर सदस्यों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं। सांसद मेनका गांधी का ही कहना है कि उन्हें पता चला कि एल्विश यादव की तरफ से स्नेक वेनम को बेचा जाता है और सांपों की तस्करी की जाती है। इसके बाद ट्रैप बिछाया गया और उसमें एल्विश यादव से संपर्क किया गया और साथ ही पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को सांपों और सांपों के जहर के साथ भेजा। उन्होंने कहा इनकी तरफ से सांपों का जहर बेचा और सप्लाई किया जाता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। साथ ही सांसद मेनका गांधी ने यह भी कहा है कि मामले को लेकर एल्विश यादव फरार हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, तो आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं। इधर पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप मिले हैं। इसमें कई सांपों की प्रजातियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल नशे के लिए करते थे। देश में सांपों को गैर कानूनी रूप से रखना अपराध है। ऐसे में एल्विश समेत आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और IPC की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई लगातार की जा रही है। इधर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सांप के जहर की स्मगलिंग के अलावा उस पर रेव पार्टी करवाने के भी आरोप लगे हैं। कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का क्या कुछ कहना इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव पर सांप और सांपों के जहर की तस्करी के संगीन आरोप लगे हैं। एल्विश यादव और उनके साथियों पर नोएडा में रेव पार्टी करने का भी आरोप है। इसके बाद 5 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई की, 5 लोग गिरफ्तार। आपको बता दें कि पुलिस को अब वहां से सांप और उनके वेनम भी बरामद हुए हैं। सांसद मेनका गांधी ने भी इस मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। सर, FIR दर्ज हुई 49 में क्या है पुष्पा मामला? देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सतेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इससे 5 लोग गिरफ्तार हैं। इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। अब पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप मिले हैं। इसमें कई सांपों की प्रजातियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल नशे के लिए करते थे। देश में सांपों को गैर कानूनी रूप से रखना अपराध है। ऐसे में एल्विश समेत आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और IPC की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले को लेकर आगे कार्रवाई भी सख्ती से जारी रहेगी। बड़ा सवाल अभी भी ये है कि क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी।
चलिए बात कर लेते हैं ईडी की कार्रवाई की। तो ईडी ने लगातार दूसरी बार केजरीवाल को समन भेजा, लेकिन दूसरी बार समन मिलने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में बड़ा सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि क्या तीसरी बार ईडी समन भेजेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। अब हरियाणा दौरा भी उनका होना है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वे सिंगरौली में रोड शो करेंगे। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर समन वापस लेने को कहा है। उनका कहना है कि समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है, तो वहीं आप मंत्री अतिशी ने भी बयान दिया। से वजूद में आए हैं, इन्होंने किसी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको माना नहीं है और हमेशा उनका विरोध किया है। उसी प्रकार से अब ये ईडी का विरोध कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो डर गए हैं। अगर वो साफ पाक है तो उनको जाके जवाब देने चाहिए थे, लेकिन वो डर गए हैं, इसलिए इस प्रकार का तरीका अपना रहे हैं कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आपको बता दें कि रविवार को हरियाणा दौरे पर केजरीवाल आने वाले हैं। रोहतक में पार्टी की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, ऐसे में उन पर जमकर राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि इस पर अनिल विज ने बयान तो दिया ही है, लेकिन उसी तरफ उनके बयान पर मंत्री आतिशी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी और दिल्ली की सरकार भी दिल्ली की जनता के लिए चलती रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है, संजय सिंह भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। अब अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए ईडी ने दूसरा समन भेजा, जिसमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक महिला को पेंशन नहीं मिल रही है। दरअसल कागजातों में इस महिला को मृत बता दिया गया है। ऐसे में यह महिला अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। सरकारी विभागों की लापरवाही और अधिकारियों के रवैये के कारण सरकार की योजनाओं का फायदा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। एक बुजुर्ग महिला अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 9 महीने से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रही है। गांव कोहर निवासी पतासी देवी, जिनकी उम्र करीब 83 वर्ष है, इनकी सरकारी रिकॉर्ड में मौत हो चुकी है। मेरी 9 महीने हो गए पेंशन कट रही, पेंशन नहीं मिल रही ना। अच्छा। मरी हुई दिखा रखी। क्या वजह बताया क्यों नहीं मिल रही है? हाँ, मरी हुई। अच्छा, किसी ने मरी हुई बेसो दी। अच्छा। हाँ। तो अब कितनी बार आ चुकी है दफ्तर में? मैं तो कई बार आई, करनाल भी गई थी जी। अच्छा। सब बच्चे भी घुमा के ले आए, फिर प्रेम भी पकड़े, मैंने संजय पकड़े, रे बेटा मेरे फिर दुआ दे। हाँ, और फिर भी आई नहीं, 3-4 बार मिली गाँव में। अच्छा। बजानी कभी आ जाएगी, कभी आ जाएगी। आई लड़की है जी विधवाही और इसकी वृद्धा पेंशन बंद रही थी जी। 9 महीने से इसको मृत्यु दिखा रखा है। दफ्तर वालों ने गलती कर रखी है कि भाई इसका आधार कार्ड और बैंक खाता दूसरे के खाते में डाल रखा है आईडी में, उसका इसके में जो इसकी आईडी में है उसकी मृत्यु हो गई है आदमी की और पेंशन इसकी बंद हो गई है। इसलिए मतलब दफ्तर के कई चक्कर काट लिए हैं और वो नहीं, ऐसे नहीं होता। सिंधुआ आया हूँ, एडीसी दफ्तर में पहुँचे थे 15 नंबर कमरे में, और फिर पेंशन दफ्तर ऑफिसर से भी मिले थे। तो उन्होंने जो हमारा ये टिंकू है गोरंडा ब्लॉक का है, वो कह रहे हैं कि इसकी विधवा पेंशन में दवा लो और ये चालू नहीं होती है।
जबकि ये बेचारी बुजुर्ग लगाई है 9 महीने से उधारा लेके खाने लग रही है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए पतासी देवी मदद की गुहार लगा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये महिला अधिकारियों से कई बार मिल चुकी है, लेकिन कोई इन्हें रिकॉर्ड में जिंदा मानने को तैयार नहीं। पतासी देवी ने बताया कि उनकी उम्र 83 साल हो गई है, पति की मौत हो गई है, बुढ़ापा पेंशन के सहारे उनकी जिंदगी चल रही है। पेंशन बंद होने से इस महिला की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में महिला बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। इजरायल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। ऐसे में यह युद्ध और भी विकराल रूप ले सकता है, हमास का दाइंड भी हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। इजरायल हमास के बीच युद्ध जारी है और अब इसके विकराल होने की संभावना है, क्योंकि इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसने गाजा में हमास को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना एरियल स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड अटैक भी शुरू कर चुकी है। इस दौरान इजरायली सेना के हमले में अभी तक 9,061 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल में 1400 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए एरियल स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी हमला भी तेज कर दिया गया है। हालांकि इन सबके बीच फिलिस्तीन के आम लोगों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने गाजा शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। उनका कहना है कि ये हमास का मुख्य गढ़ है। सेना ये भी कह रही है कि वो हथियारों, सैन्य चौकियों और हमास के किसी भी अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें वो नष्ट करना चाहते हैं। अब फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में 35 में से 16 अस्पताल सेवा से बाहर हैं। इस बीच हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के बहुप्रतीक्षित भाषण के बीच इजराइल लेबनान सीमा पर लड़ाई तेज हो गई है। एक फिलिस्तीनी सीमा अधिकारी ने कहा है कि दोहरे नागरिकों का एक नया समूह राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा से मिस्र में चला गया है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि हमास कभी भी खत्म हो सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद के पास एक छोटे से गांव में दरअसल एक संदिग्ध वस्तु मिली है। यह गुब्बारा बताया जा रहा है जिस पर पाकिस्तान के लोगो बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव भूटन कला के खेतों में गुरुवार की देर शाम को एक जहाजनुमा गुब्बारा उतरा। इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। गुब्बारे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। इससे एक बार के गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी है। इसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे और गुब्बारे को कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार गांव भूटन कला के किसान सुरेश कुमार के खेत में हवाई जहाजनुमा एक गुब्बारा फंसा मिला। ग्रामीणों के अनुसार ये गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ पर आया और इसके पीछे बंधी रस्सी खेत में फंस गई। इसके बाद गुब्बारा यहाँ पर अटक गया। इस गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लोगो बना हुआ है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इस पर जांच की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस अभी ये पड़ताल कर रही है कि गुब्बारा कहां से आया। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। पिछले दिनों यमुनानगर से भी एक संदिग्ध वस्तु मिली थी जिसके संपर्क पाकिस्तान से हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा था। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिसकर्मियों का यह भी मानना है कि कई बार पाकिस्तान से उड़े सामान्य गुब्बारे भी सीमावर्ती भारतीय इलाकों में आ जाते हैं, मगर इस गुब्बारे के उड़ने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है इसका पता अभी नहीं लग सका है। इसलिए इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत करवा दिया गया है और आगामी पड़ताल की जा रही है।
इस बार के विश्व कप में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन नजर आ रहा है। पिछले दिनों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की बना ली है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने गुरुवार 2 नवंबर को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा जीत दर्ज की। टॉस हारने के बाद शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की 50 के दम पर भारत ने 8 विकेट पर 357 रन का विशाल स्कोर बनाया था। मोहम्मद शमी, सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन पर ही सिमट गई। अब भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शमी ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 4+ विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड भी शमी ने अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा मैच में भारतीय टीम ने भी श्रीलंका को 358 रनों का टारगेट देकर 55 के स्कोर पर समेट दिया। इससे भी क्रिकेट इतिहास के कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। शमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज में शामिल हो गए हैं। वर्ल्ड कप में लगातार 7 जीत के बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। टीम इंडिया पहली टीम है जिसका स्थान अंतिम 4 में पक्का हुआ है। साउथ अफ्रीका ने 7 में से 6 जीत हासिल की है और अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच खेलकर 4 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड 7 मैच में से 4 पर ही जीत दर्ज कर पाई है। ऐसे में आने वाले मुकाबले और भी दिलचस्प रहेंगे क्योंकि भारत का मुकाबला अब साउथ अफ्रीका के साथ होना है। हरियाणा में लगातार कई स्कूलों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर छेड़छाड़ हो रही है। एक और मामला देखने को मिला है उचाना से, जहां पर प्रिंसिपल पर ही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। मामला उचाना की राजकीय स्कूल का है, जहां के प्रिंसिपल पर छात्राओं को अपने काले शीशे वाले रूम में बुलाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। छात्राओं ने पत्र के माध्यम से सारी शिकायत दी और मामला पुलिस में पहुंचा। जांच शुरू की गई, प्रिंसिपल निलंबित हुआ। प्रिंसिपल करतार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तो वहीं यह मामला जब हरियाणा महिला आयोग के संज्ञान में पहुंचा तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस मामले को लेकर कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चियों ने मामले को लेकर शिकायत दी उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। प्रिंसिपल को लेकर भी महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सख्त रवैया दिखाया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर की गई पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मैं बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं हूं कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको प्रेशराइज करना। कल किसने प्रेशर किया है, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूंगी, एसपी से, कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका डीएसपी, आपकी सिटिंग डीईओ यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो सुमित कुमार पर यह सवाल उठता है। डीजीपी कपूर साहब से मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन बच्चियों को प्रेशर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3 दिन या 2 दिन लापरवाही क्यों हुई? और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहां पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे, वहां पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा हमारे सिर पे हाथ फेरा। प्रिंसिपल और उन